स्टूडेंट, वेलकम टू सिटी क्लासेस। स्टूडेंट, जो चैप्टर लास्ट टाइम मैंने वीडियो बताया था आपको, दो ध्रुवीयता का अंत, और वो दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो स्टूडेंट, पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे सोवियत संघ की शक्ति कम होने लगी थी। क्या होने लगी थी? सोवियत संघ की शक्ति कम होने लगी। और आज हम पार्ट 2 में जानेंगे कि एक महाशक्ति ढहने के बाद दुनिया कैसे बदली और शॉक थेरेपी का वो दर्दनाक दौर क्या था जो भारत के लिए इस बदलाव के क्या मायने थे। तो ये वीडियो में आपको सेकंड पार्ट में समझने को मिलेगा कि शॉक थेरेपी का दर्दनाक वो दौर क्या था। स्टार्ट करते हैं अंत की घड़ी। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधारों की कोशिशों की, लेकिन स्थितियां हाथ से निकल पड़ी और 1991 में 1991 में एक तख्तापलट की कोशिश हुई। मैंने आपको बताया यहाँ पर कि 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधारों की कोशिश की, लेकिन स्थितियां हाथ से निकल चुकी थी और 1991 में एक तख्तापलट की कोशिश हुई जिसे बोरिस येल्त्सिन के नाकाम कर दिया गया। मतलब जो बोरिस थे उन्होंने क्या, उसको नाकाम कर दिया और एक नायक बनकर उभरे। अंततः दिसंबर 1981 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। तो यह है कि रूस और यूक्रेन और बेलारूस ने क्या करा? सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। तो ये था अंत की आखिरी कड़ी जो थी गोर्बाचेव और येल्त्सिन के ऊपर, जो एक पेपर में एग्जाम में आता है। सोवियत संघ के विघटन के कारण, मतलब सोवियत डिसइंटीग्रेशन जो हुआ वो कैसे हुआ, उसके रीजन क्या थे, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला है कि सोवियत संघ के खत्म होने के में दुनिया के काफी बदलाव आए और पहला था शीत युद्ध का अंत हो गया। कोल्ड वॉर जो था वो एंड हो गया। अमेरिका का दबदबा रहा, मतलब अकेली महाशक्ति अमेरिका बची। तीसरा, नए देशों का उदय हुआ। चौथा, रूस बन गया उत्तराधिकारी। और पांचवा है हथियारों की होड़ की समाप्ति। जैसे सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ की, वैसे उसके बाद में क्या हुआ? उसका अंत भी हो गया। तो आइए फर्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं मैं आपको। तो इसमें है कि रूस का अंत, मतलब शीत युद्ध का अंत, मतलब 1945 से जो तनाव चला आ रहा था उसका क्या हुआ? अंत हो गया। नेक्स्ट है अमेरिका का दबदबा, मतलब अब दुनिया एक ध्रुवीय हो गई। पहले दो ध्रुवीय थी, अब एक ध्रुवीय हो गई और उसमें महाशक्ति कौन बची? अमेरिका की। नेक्स्ट है नए देशों का उदय। अब सोवियत संघ से अलग होकर क्या हुआ? नए नए देश बनने लगे और जिन्होंने लोकतंत्र को अपनाया। सबसे पहले कि इन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया। जो देश अलग हुए थे उन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया। नेक्स्ट रूस का बना उत्तराधिकारी। सोवियत संघ के परमाणु जो शक्ति थी यूएनओ में, उनकी सीट जो है अब रूस को मिल गई। जो भी सीट थी वो किसको मिल गई? रूस को मिल गई। नेक्स्ट है हथियारों की होड़ की समाप्ति। जैसे जैसे सोवियत संघ ने हथियारों को अपनाया, पैसा खर्च किया, अब धीरे धीरे क्या हुआ? उसके पास जब आर्थिक शक्ति कम होने लगी तो हथियारों की होड़ भी धीरे धीरे क्या हो गई? समाप्त हो गई। बात करते हैं शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या था? आघात पहुंचाकर उपचार करना, इसका अर्थ था। क्या था यह मॉडल? इसमें सोवियत संघ ने साम्यवाद से पूंजीवाद के अपनाने के लिए एक मॉडल अपनाया जो फेल हो गया और उसके बाद उसको एक तरीके आघात पहुंचा और उसको उपचार करने में, या उसको बोले क्या, दोबारा से अपनी उस पटरी पे लाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। इसको आघात पहुंचाकर उपचार करने को कहा गया है। अब इसके परिणाम क्या निकले वो भी मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट तरीके से। तो पहला जो बात आपको समझनी है कि इसका अर्थ जो है आघात पहुंचाकर उपचार करना। रूस ने पूर्वी यूरोप के देशों को साम्यवाद से पूंजीवाद के लिए एक मॉडल अपनाया जो फेल हो गया, उसको शॉक थेरेपी के नाम से जाना गया। और एक मॉडल अपनाया था जो इसको बोला गया एक मॉडल, और इसमें क्या था कि विश्व बैंक और IMF के ने निर्देश किया था इस मॉडल को। दूसरा परिणाम जो थे इसके, उद्योगों का निजीकरण, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर कर दिया गया इंडस्ट्री को, और 90% जो उद्योग थे वो निजी लोगों के हाथों में बेच दिया गया, जिसको सबसे बड़ी गराज या गराज सेल के नाम से जाना गया। क्वेश्चन में 1 मार्क्स में आता है कि गराज सेल किसे कहते हैं, जिसमें 90% जो उद्योग थे वो निजी हाथों में बेच दिए गए। नेक्स्ट है आपका काला बाजारी। काला बाजारी क्या है कि इसमें लोगों को अधिकार पत्र दिए गए थे जॉब के लिए, मगर लोगों को पैसों की जरूरत थी, उन्होंने इस अधिकार पत्रों को भी बेच दिया, जिसको काला बाजारी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है खेती का तरीका भी पूंजीवादी। अब जो पहले खेती जो साम्यवादी तरीके से होती थी, अब वो पूंजीवादी तरीके से होने लगी। नेक्स्ट इसमें है 4th पॉइंट, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई। अब जो मुद्रा थी रूबल, उसमें गिरावट आ गई। क्यों गिरावट आई? कि जो उन्होंने मॉडल अपनाया, सारा पैसा तो उस मॉडल में अपना दिया,
सारा एक तरीके से पैसा जो था उसमें लगा दिया और उसमें क्या हुआ, रूबल जो मुद्रा थी वो गिर चुकी थी। नेक्स्ट है अमीर गरीब का विभाजन। अब क्या हुआ, अमीर गरीब का विभाजन हो गया, अमीर ने गरीब को नहीं समझा और गरीब ने अमीर को नहीं समझा, इस तरीके से विभाजन हो गया। तो ये 4 पॉइंट जो है शोत्तरवीं परिणाम एग्जाम में आता है, इसकी डेफिनेशन आती है और क्या अर्थ है और क्या परिभाषा एक तरीके से एग्जाम में आती है। संघर्ष और तनाव के नए केंद्र। सोवियत संघ के टूटने के बाद क्या हुआ, कई इलाकों में गृह युद्ध एक तरीके छिड़ गए। अब वो गृह युद्ध में छिड़ गए, उसमें क्या क्या हुआ तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। तो पहला जो फर्स्ट पॉइंट है वो है रूस में चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मतलब कि जो आपके 2 जगह थी चेचन्या और दागिस्तान, यहाँ पर रूस ने क्या करा, अलगाववादी आंदोलन यहाँ पर चले और चलते रहे और तजिकिस्तान 10 साल तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। तजिकिस्तान जो था वो 10 साल की चपेट में रहा और वहाँ पर काफी तनाव पैदा हो चुका था। नेक्स्ट उसके बाद चेकोस्लोवाकिया जो है शांति से 2 देशों जो थे, एक तो चेक और स्लोवाकिया में बट गए। मतलब 2 जो देश थे चेक और स्लोवाकिया जो थे वो 2 भागों में बढ़ चुके थे। तो पहला जो पॉइंट आपको समझ में आया इसमें तजिकिस्तान, जो रूस और चेचन्या दागिस्तान हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए। दूसरा तजिकिस्तान 10 साल तक गृह युद्ध में की चपेट में रहा और चेकोस्लोवाकिया जो था वो शांति में 2 देशों में बट गया था। 2 देश मैंने आपको नाम बताया, चेक और स्लोवाकिया। नेक्स्ट लेकिन युगोस्लाविया कई टुकड़ों में टूटकर वहां पर एक भीषण खून खराबा हुआ। तो ये 4 तरीके से जो गृह युद्ध चाहे वो चले और किस रीजन से चले वो मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया। भारत और रूस की अटूट दोस्ती। सबसे मेन क्या है कि सोवियत संघ का अंत हो गया, बिखर भी गया, मगर भारत और रूस की दोस्ती जो हमेशा एक तरीके से बनी रही। तो वो बनी कैसे रही, एक तो समान सपना, दोनों देश बहुध्रुवीय दुनिया चाहते थे जहाँ शक्ति किसी एक के हाथ में हो। मतलब दोनों देशों का एक ही सपना था कि वो बहुध्रुवीय चाहते थे। दूसरा भारत को फायदा। अब भारत को फायदा क्या हुआ, कश्मीर मुद्दे पर रूस ने हमेशा क्या है भारत का साथ दिया है और जैसे और भी चीजें साथ दी, जैसे ऊर्जा, तेल, आधुनिक हथियार, ये सब सहायता जो है रूस ने हमेशा भारत को दी है। अब रूस को क्या फायदा हुआ, रूस जो है भारत रूसी हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार और भारत किससे हथियार खरीदता है, रूस से। और हमारे देश में 80 से ज्यादा जो है बहुत द्विपक्षीय समझौते जो है वो रूस के साथ हुए। नेक्स्ट है संस्कृति रिश्ता जो है वो कैसा था, रूस में भारतीय जो किस्म के जो लोग हैं या फिल्में गए या संस्कृति गए वो बहुत लोकप्रिय है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट लिखे भी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि समान सपना, भारत को फायदा, रूस को फायदा और सांस्कृतिक रिश्ता। दोनों देश बहुध्रुवीय दुनिया चाहते थे और शक्ति किसी एक के हाथ में होनी चाहिए, ना हो, मतलब कि वो कह रहे थे ना हो, तो समझ यही है कि ना होनी चाहिए। कश्मीर, यहाँ पर भारत को फायदा कि कश्मीर मुद्दे पर एक तरीके रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। उसके अलावा भी काफी हेल्प की है, जैसे ऊर्जा है, तेल भंडार है और आधुनिक हथियार है, वो हमेशा रूस ने एक तरीके भारत को दिए है। अब रूस को क्या फायदा हो रहा है, रूस को भारत को सबसे फायदा ये हो रहा है कि भारत हमेशा उसका खरीदार है और 80 से ज्यादा द्विपक्षीय तरीके से समझौते इसके साथ रूस के हो चुके हैं भारत के। नेक्स्ट है संस्कृति रिश्ता क्या है, भारत और रूस में संस्कृति रिश्ता काफी रहा है। इसमें क्या है कि जो भारत की जो फिल्में हैं रूस में काफी प्रचलित है, लोकप्रिय है, ये माना जाता है। तो स्टूडेंट ये थी 2 ध्रुवीयता के अंत की पूरी कहानी और हमने देखा कि कैसे महाशक्ति खत्म हुई और उसके बाद दुनिया में नए संघर्ष और नए समीकरण कैसे बनते रहे। तो स्टूडेंट ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।